अस्सलाम वालेकुम एडवेंचर्स ऑफ ग्लोब के नाजरीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज से हम अपना ग्राफिक डिज़ाइनिंग का ट्रैक जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब प्रॉपर ग्राफिक डिज़ाइनिंग की क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। तो जैसा कि आप सबको मालूम होगा कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्किल है, बहुत ही हाईली पेड, बहुत ही हाईली डिमांडेड स्किल है। और ये भी आप लोगों को बहुत अच्छी तरह मालूम होगा कि हर दूसरा बंदा ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखने का शौकीन होता है। हर किसी को क्रेज़ होता है कि जी हम ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखें, यानी वो इस चीज़ को लेते हैं। ग्राफिक डिज़ाइनिंग का मतलब उनकी नज़र में ये होता है कि जैसे फ़ोटो एडिटिंग कर ली, फ़ोटो इन्हांसमेंट कर ली। ख़ास तौर पे यंग जनरेशन में ये एक जो है क्रेज़ बहुत ज़्यादा रेशो में यानी पाया जाता है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग के कुछ एडवांटेजेस यानी यानी बहुत हाईली एडवांटेज हैं ये इसको आपके मैं वो बताता हूँ। उसके बाद हम चलेंगे कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग जो है वो किन किन सॉफ्टवेयर्स में हम कर सकते हैं और हमें उसमें क्या इसके बेनिफिट्स हैं। हाईली पेड है, हाईली डिमांडेड ये स्किल है। तो हाईली पेड किस लेवल तक है या हाईली डिमांडेड जो है वो किस लेवल तक है, ये स्टेप बाय स्टेप हम डिस्कस करते हैं। उसके बाद हम चलेंगे अपने प्रेफरेबल सॉफ्टवेयर की तरफ जिस पे हमने ग्राफिक डिज़ाइनिंग स्टार्ट करनी है, जो बहुत ही ज़्यादा हाईली डिमांडेड है। तो चलिए पहले जिक्र कर लेते हैं इस चीज़ का। अगर हम इसको एज अ स्किल देखें तो जब हम जॉब करते हैं, कोई बंदा ग्राफिक डिज़ाइनर की जॉब करता है तो ये बहुत ही हाईली पेड जॉब होती है। पाकिस्तान में रहते हुए आप मिनिमम 50,000 पर मंथ जो है वो अर्न कर सकते हैं। और अगर इससे हट के अगर आप फ्रीलांसिंग की तरफ जाएं तो फिर तो इसकी बात ही कुछ अलग है। बात इसकी फिर जो है वो डॉलर्स में हो जाती है, और डॉलर्स की करामात जो है वो आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं। और फिर आप इसकी अर्निंग का भी अंदाज़ा जो है वो खुद लगा सकते हैं कि डॉलर्स में फ्रीलांसर के तौर पर आपकी अर्निंग कितनी हो सकती है। यानी डॉलर्स की करामात वो फिर एक अलग ही चीज़ हो जाती है। तो अगर हम जाएं इसकी अपने यानी फॉर एग्जांपल कोई बंदा बिजनेसमैन है तो उसके पास ये स्किल है ग्राफिक डिज़ाइनिंग की, तो उसके लिए क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं, यानी आपने वो कौन से एक्सपेंसेस हैं वो कंट्रोल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल उसने अपनी प्रोडक्ट्स की इन्हांसमेंट करवानी है, रीटचिंग करवानी है, या कुछ कैटलॉग वगैरह तैयार करवाने हैं, या अपने कोई ब्रोशर्स, पम्फलेट्स या जो कोई फ्लायर्स वगैरह तैयार करवाने हैं, या अपना विजिटिंग कार्ड्स वगैरह तैयार करने हैं। तो वो उसको किसी डिज़ाइनर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पेश आती, वो इंसान खुद ये सब कुछ कर सकते हैं। तो यानी काफ़ी हद तक वो जो है ना अपने डिज़ाइनिंग के एक्सपेंसेस कंट्रोल कर सकते हैं ये सब कुछ खुद करके। इससे ये होगा कि उसकी अपनी भी माइंड सेटिस्फेक्शन होगी, यानी वो खुद जब तक किसी डिज़ाइन पे पूरे एतमाद ना हो जाए वो उसको करता रहेगा। यानी जिस पॉइंट पे आके वो बिल्कुल एग्री हो जाए अपनी प्रोडक्ट से, अपने डिज़ाइन से सेटिस्फाई हो जाए, तो ये उसकी पॉइंट ऑफ सेटिस्फेक्शन होगी। तो इसके बाद जिक्र कर लेते हैं हम कि इसके कौन कौन से सॉफ्टवेयर्स हैं, इसके कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे हम ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग का सबसे पहले मैं एक ही सॉफ्टवेयर का जिक्र करूँगा आपके साथ, वो है जो इंटरनेशनल लेवल पे जिस पे काम होता है, वो है अडोब फोटोशॉप। अडोबी एक कंपनी है, हम अडोब फोटोशॉप कहते हैं, लेकिन जो वो लोग हैं जिनकी प्रोडक्ट है ये अडोबी वो बोलते हैं, और कंपनी का नाम भी जो है वो अडोबी है। अडोबी की प्रोडक्ट है फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, क्रिएटिव, और बहुत सी इसमें इसकी प्रोडक्ट्स आ जाती हैं। तो ये अडोबी वो चीज़ है, अडोब फोटोशॉप वो चीज़ है जिस पे इंटरनेशनल लेवल पे ग्राफिक डिज़ाइनिंग होती है। और इससे हट के अगर हम देखें तो पाकिस्तान में जो सॉफ्टवेयर जो ज़्यादातर यूज़ होता है, हमारी मार्केट्स में ज़्यादातर यूज़ होता है, वो है कोरल ड्रा। कोरल ड्रा हम यूज़ करते हैं सिर्फ नेशनल लेवल पे, यानी पाकिस्तान में इसको पॉपुलैरिटी है, या भारत में चले जाएं, भारत में कुछ इसको पॉपुलैरिटी है, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे जो ज़्यादातर यूज़ होता है वो अडोब फोटोशॉप है। तो हमने बेसिकली आज स्टार्ट करना है अडोब फोटोशॉप। अडोब फोटोशॉप के ट्रैक पे हम आ चुके हैं। इसको हम बेसिक से एडवांस तक जाएंगे, वन बाय वन इसके सब टूल्स जो हैं वो सीखेंगे, इन सब को कवर करेंगे और देखेंगे ये किस तरह काम करते हैं, ये क्या काम करते हैं और इनको हमने किस तरह ऑपरेट करना है। तो बगैर किसी चीज़ का इंतज़ार किए हम चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे और देखते हैं कि हमने किस तरह इसके हर टूल को समझना है। तो इसके सब टूल्स जो हैं वो एकदम तो क्लियर नहीं होने वाले सब टूल्स एकदम क्लियर नहीं होने वाले, ये वन बाय वन हम क्लियर करेंगे। और हर टूल को ज़रा ध्यान से समझिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि ये एक प्लेलिस्ट में जाएगी वीडियो, और प्लेलिस्ट पूरी जो होगी वो अडोब फोटोशॉप के कोर्स की होगी, और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। लेकिन इससे पहले आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि आपको ये अडोब फोटोशॉप सॉफ्टवेयर जो है ये
ग्राफिक डिज़ाइनिंग प्लेटफॉर्म जो है ये कहाँ से मिलेगा, ये या तो आप डाउनलोड कर सकते हैं, गूगल में आप सिंपली सर्च कर सकते हैं डाउनलोड अडोब फोटोशॉप, तो ये आपको बहुत ज़्यादा इसके रिज़ल्ट शो होंगे, या किसी भी एक वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन उसका ये होगा कि जहाँ से भी आप इसको डाउनलोड करेंगे तो डाउनलोड करने के बाद ये 1 महीने का आपके पास फ्री ट्रायल के तौर पे होगा, उसके बाद ये आपको परचेज़ करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप इसको अपने कोई किसी मार्केट से या किसी शॉप से इसकी सीडी परचेज़ कर लेते हैं तो वो फिर आप सॉफ्टवेयर अपने लैपटॉप में या कंप्यूटर में सीडी वगैरह इंस्टॉल करके इंसर्ट करके ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं। तो उसमें भी डिफरेंट वेरिएंट्स मिल जाते हैं, यानी सबसे बेसिक जो है वो अडोब फोटोशॉप 7 था, उसके बाद ये हर साल और आए दिन इसमें अपडेट्स होती रही हैं और ये जदीद से जदीद तर हो गया है। तो आपको जो मेथड बेहतर लगे आप वो कर सकते हैं। लेकिन मैं आपके लिए एक और चीज़ आपको बताता चलूँ कि मेरे पास जो अडोब फोटोशॉप है जो मैं काफ़ी अरसे से यूज़ कर रहा हूँ वो मैंने खुद परचेज़ किया हुआ है, और अगर किसी को वो मेरा यानी अडोब फोटोशॉप चाहिए मेरे से चाहिए तो मैं उसको दे सकता हूँ। नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा ईमेल एड्रेस, पर्सनल ईमेल एड्रेस लिखा हुआ है, मैंने टाइप कर दिया है, आप मुझे पर्सनली ईमेल कर सकते हैं। मैं आपको उसका विदिन 24 आवर्स में आपको उसका सेटअप जो है वो फॉरवर्ड कर दूंगा, और उसको इंस्टॉल करने का मुकम्मल जो प्रोसीजर है, जो मेथड है, वो उसमें एक टेक्स्ट फाइल है, आप उसमें रीड कर सकते हैं। आप उसको उसके तमाम स्टेप्स को फॉलो करते हुए अडोब फोटोशॉप को इंस्टॉल करिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी हर आने वाला लेक्चर जो है अडोब फोटोशॉप का वो आप तक बर वक्त पहुँचता जाए। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और देखते हैं इसके पहले टूल्स को हमने किस तरह यूज़ करना है। आज हम 2 टूल्स कवर करेंगे। चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन पे। तो दोस्तों हम आ गए हैं लैपटॉप स्क्रीन पे और मैंने ये आपके सामने फोटोशॉप अपना ओपन किया हुआ है। ये जो फोटोशॉप आपके सामने इंटरफेस ओपन है ये मेरे पास है CC 2015, ये इसका वर्जन है। तो ये मैं 2015 से ही यूज़ कर रहा हूँ और मुझे आज तक इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। मैंने इससे हटकर भी कुछ वर्जन्स यूज़ किए हैं, CC 2018 तक मैंने यूज़ किए हैं, CS भी यूज़ किया है, लेकिन जो कंफर्टेबल मैंने इसमें फ़ील किया है वो मुझे किसी और में फ़ील नहीं हुआ। तो इन सब में जो डिफरेंस है वो भी चंद एक चीज़ का है, यानी इसके इंटरफेस में, कुछ लुक में या टूल्स की अरेंजमेंट्स में ये थोड़ा सा डिफरेंस होगा। इसके अलावा फंक्शनैलिटी सबकी सेम है। तो इसमें यानी इन सब में कोई इतना ख़ास डिफरेंस नहीं है, सिर्फ 19-20 चलता है बस, और कुछ नहीं है। तो ये जो आपके सामने मैंने इंटरफेस ओपन किया हुआ है अडोब फोटोशॉप CC 2015 का, तो इसमें आप देख रहे होंगे ये सबसे ऊपर आपको एक मेन्यू बार नज़र आ रहा है जिसमें आप फाइल, एडिट, इमेज, लेयर, टाइप, सिलेक्ट, फिल्टर, 3D, व्यू, विंडो और हेल्प, ये आपको कुछ ऑलमोस्ट 11 ऑप्शंस यानी 11 बटन्स नज़र आ रहे हैं। तो इनकी सबकी अपनी अपनी अलग अलग फंक्शनलिटी है। जैसे फाइल पे हम क्लिक करेंगे ये इतनी लंबी लिस्ट इसके नीचे ओपन हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह एडिट पे क्लिक करेंगे तो ये बहुत इसके नीचे भी ना एक लंबी सी लिस्ट ओपन हो जाएगी। इसी तरह सबकी अपनी अपनी फंक्शनलिटीज़ हैं। तो इसके बाद जो आपको लेफ़्ट साइड पे ये कॉलम नज़र आ रहा है, यानी वर्टिकली जो हैं ये सब टूल्स हैं। ये टूल्स हैं, इनको यूज़ करते हुए हम ग्राफिक डिज़ाइनिंग करेंगे, इनको यूज़ करते हुए सब हम अपना डिज़ाइन जो है वो क्रिएट करना सीखेंगे, ठीक है। इसके बाद मेन्यू बार के नीचे ये जो आपको लाइन नज़र आ रही है जिस पे ये कॉर्नर में एरो बना हुआ है, उसके साथ ये ऑटो सिलेक्ट है, आगे कुछ लेयर्स की ऑप्शन है। लेयर की ऑप्शन नहीं है, बेसिकली ये यहाँ से हमें ऑप्शन पूछता है कि आप लेयर पे काम करना चाह रहे हैं या ग्रुप में काम करना चाह रहे हैं। खैर ये मैं आपको स्टेप बाय स्टेप जब इसकी बारी आएगी मैं आपको हर चीज़ समझाता रहूँगा साथ साथ। उसके साथ ही आगे इसकी मज़ीद जो है वो फंक्शनलिटीज़ के बटन्स हैं, इसको हम बोलते हैं प्रॉपर्टीज़। ये टूल की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है। और ये जो राइट साइड पे आपको कुछ 4 ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं, ये इनमें से कुछ टूल्स की सब प्रॉपर्टीज़ हैं। तो उसके साथ ये जो आपको बॉक्सेस शो हो रहे हैं ये कलर्स कॉलम है, यानी कलर्स बॉक्स है। उसके नीचे है लाइब्रेरीज, एडजस्टमेंट्स, स्टाइल्स, और नीचे हमारी लेयर्स, चैनल्स, पाथ या ग्रुप्स वगैरह की डिटेल शो होगी। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपने पहले टूल की तरफ। हमारा पहला टूल जो है वो यहाँ पे आपको लेफ़्ट साइड पे बिल्कुल ऊपर कॉर्नर में शो हो रहा है, ये एक एरो बना हुआ है। ये एरो क्या है? ये एरो एक मूव टूल है। जिस तरह हम वैसे कंप्यूटर में कोई भी किसी किस्म का भी टास्क कर रहे हो, इंटरनेट ब्राउजिंग कर रहे हो, किसी फोल्डर में, किसी फाइल में कुछ भी कर रहे हो, तो हमारे सामने ये कर्सर जो हमारा शो हो रहा होता है एरो, ये बिल्कुल वैसे ही है। यानी इसको हमने यूज़ करके अपने तमाम फाइल्स को रीअरेंज करना है
या उन पे कुछ इम्प्लीमेंटेशंस करनी है, कुछ भी हमने जो टास्क करने हैं उनके ऊपर, वो हम इस एरो की जो है ना मदद से करेंगे। इस एरो को यूज़ करते हुए हम अपनी लेयर्स के साथ खेलेंगे। अब लेयर्स क्या है, चलिए अगले टूल पे चलते हैं और अगले टूल पे जाके मैं आपको बताऊंगा कि लेयर्स क्या हैं। अगला हमारे पास टूल है सिलेक्शन टूल। ठीक है, अभी हम पहले टूल पे वापस आते हैं और देखते हैं कि पहले टूल की मदद से हमने कैसे दूसरे टूल पे अपने पे मूव करना है। ये हमारा पहला टूल था मूव टूल, यानी ये हमारे पास जो ये डार्क ग्रे बैकग्राउंड शो हो रहा है ये हमारा कैनवस है। ठीक है, अब कैनवस पे हमने किस तरह या कितने एरिया में अरेंजमेंट करनी है, कैसे हमने अपना डिज़ाइन अरेंज करना है, ये अब हम आगे सीखेंगे। हम चलते हैं सीधा फाइल पे। फाइल पे जाने के बाद हम न्यू पे जाते हैं। न्यू पे जाने के बाद हमारे सामने एक छोटी सी विंडो ओपन हो गई है जहाँ पे ये हमें हमारा जो हमने न्यू फाइल क्रिएट करनी है उसका साइज पूछ रहा है। अब इसमें एक चीज़ है, अब इसमें आप देख रहे होंगे सबसे ऊपर ये हमारे पास जो बार शो हो रहा है नेम, यानी हमने अपने फाइल का नाम क्या रखना है। अनटाइटल्ड 1 या 2 जो भी है ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है, तो हम इस पे लिख लेते हैं फॉर एग्जांपल अपनी फाइल का नेम रख लेते हैं practice1। ठीक है, उसके बाद जी डॉक्यूमेंट टाइप क्या है। डॉक्यूमेंट टाइप यानी आप किस किस्म के डॉक्यूमेंट पे काम करना चाह रहे हैं या क्या आगे क्रिएट करेंगे, तो इसको हम आगे ऐसे ही छोड़ दें। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि ये होता है क्या है। ये क्लिपबोर्ड हो सकता है, डिफ़ॉल्ट फोटोशॉप साइज हो सकता है। डिफ़ॉल्ट फोटोशॉप साइज क्या होगा, इसको अगर हम सिलेक्ट कर लेंगे तो जब भी हम ओपन करेंगे वो फोटोशॉप का जो बाय डिफ़ॉल्ट अपना एक साइज होता है वो उसी को ओपन करेगा। या इसके बाद है यूएस पेपर, इंटरनेशनल पेपर, फोटो, वेब, मोबाइल ऐप डिज़ाइन, यानी इन सब जो हमारे सामने ऑप्शंस शो हो रहे हैं इन सब ऑप्शंस के अपने अपने साइज़ हैं। या तो हम क्लिपबोर्ड शो कर लेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे या कस्टम सिलेक्ट कर लेंगे। हम इसको राइट नो जो है ना वो क्लिपबोर्ड पे रहने देते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ये हमारे सामने शो हो रहा है जी हमने अपने जो डिज़ाइन है इसकी विड्थ क्या रखनी है। विड्थ रखने के लिए जो हमारे पास हमारे स्केल्स हैं ये भी डिफरेंट होंगे। एक तो है हम पिक्सल्स में काम करेंगे, दूसरा है इंचज़ में काम करेंगे, तीसरा है जो सेंटीमीटर्स में काम करेंगे, फोर्थ वन है मिलीमीटर्स, पॉइंट्स, पिकर्स और कॉलम्स। ये हमारे पास हमारे 7 ऑप्शंस हैं। लेकिन हम हमेशा जब भी काम करेंगे या तो पिक्सल्स में करेंगे या इंचज़ में करेंगे या सेंटीमीटर्स में करेंगे। तो मैं अभी आपके सामने ये इसको लेट सपोज मैं इसको ना इंचज़ सिलेक्ट करता हूँ। इंचेस जो मैं सिलेक्ट करता हूँ इसकी मैं विड्थ रख लेता हूँ जी, हमने विड्थ रखनी है इसकी 5 इंच। ठीक है, और हाइट पूछ लेता है, हाइट भी हमने रखनी है इसकी 5 इंच। अब तीसरी जगह पे आ जाएंगे तो ये पूछेगा जी इसकी रेजोल्यूशन आपने क्या रखनी है। अभी आपके सामने शो हो रहा होगा मेरे पास जो रेजोल्यूशन बाय डिफ़ॉल्ट इसकी सिलेक्ट हुई हुई है वो है 72 पिक्सल्स पर इंच। ये 72 इसकी वैल्यू है और इसके आगे ये इसका एक यूनिट है, स्केल है, यानी पिक्सल्स पर इंच। अब मैं आपको बताऊं 72 ही क्यों रखनी है या इससे ज़्यादा करनी है या इससे कम करनी है। अगर हम 72 पिक्सल्स पर इंच की रेजोल्यूशन रखेंगे तो ये डिज़ाइन होगा हमारा सोशल मीडिया यूज़ के लिए। इसको हम प्रिंटिंग पर्पस के लिए यूज़ नहीं कर सकते। अगर हमने अपना कोई भी डिज़ाइन जो तैयार करना है उसको हम प्रिंटिंग पर्पस के लिए यूज़ करना चाह रहे हैं, यानी बाद में उसका कोई प्रिंट आउट लेना चाह रहे हैं, कोई पम्फलेट है उसको प्रिंट करना चाह रहे हैं, कोई फ्लायर है उसको प्रिंट करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हमने इसके रेजोल्यूशन साइज जो है ये हमेशा 300 रखना है, 300 पिक्सल्स पर इंच। तो अभी राइट नो मैं इसको 72 पे ही रहने देता हूँ कि जी हमने जो भी अपना यहाँ पे अभी डिज़ाइन तैयार करना है उसको हमने सिर्फ सोशल मीडिया यूज़ के लिए ही तैयार करना है। इसके बाद है कलर मोड। कलर मोड RGB कलर होता है, बिट मैप होता है, और बिट मैप के बाद है ग्रे स्केल, RGB कलर, श्यांक कलर और लैब कलर्स। इन सब कलर्स की अपनी अपनी प्रॉपर्टीज़ भी डिफरेंट हैं, इन सब के अपने अपने कलर कोड्स भी डिफरेंट हैं, इन सब के अपने अपने कलर शेड्स जो हैं वो भी डिफरेंट हैं। कलर कोड्स और कलर शेड्स तकरीबन एक ही बात होती है। ये हमारी एक समझ लें कि इसको रिप्रेजेंट करने का थोड़ा स्टाइल चेंज है। अच्छा, एक चीज़ और आपको बता दूं, थोड़ी सी ना प्रोनाउंसिएशन टाइप है। ये यहाँ पे आपको RGB के नीचे से शो हो रहा है SMYK कलर। ठीक है, ये पढ़ने में हम कुछ भी पढ़ सकते हैं, SMYK भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, अगर जो बंदा बिल्कुल इलिटरेट है इस मामले में तो वो इसको पता नहीं सिम्याक भी ऐसा भी कुछ बोलते हैं, लेकिन ये एक्चुअली वर्ड होता है सियांक। ठीक है, इसको सियांक बोलते हैं, सियांक कलर्स।
तो अभी हम जो भी काम करेंगे वो आरजीबी कलर में करेंगे। सियान कलर में जो काम करने होते हैं उनकी एक अलग कैटेगरी होती है, वो काम जो हैं वो सियान कलर्स में होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता चलूँ, जो भी हमने ज़्यादातर काम जिसमें गोल्ड कलर शो करना होता है, गोल्ड टोन पे या गोल्ड बेस पे काम करना होता है, वो ज़्यादातर सियान कलर्स में होते हैं। आरजीबी इसके अलावा यानी गोल्ड के अलावा जितने भी कलर्स हमने ज़्यादातर यूज़ करने हैं वो आरजीबी में ही करने हैं। यानी आरजीबी स्टैंड्स फॉर है रेड, ग्रीन एंड ब्लू। ठीक है, ये वो 3 बेसिक कलर्स हैं जिनको यूज़ होते हुए या जिनको इस्तेमाल करते हुए हम दुनिया का हर रंग तैयार कर सकते हैं। ठीक है, अभी हमने इस पे ही काम करना है। तो अब आते हैं इसके बाद जो ऑप्शन है बैकग्राउंड कंटेंट्स पे। बैकग्राउंड कंटेंट्स में आप क्लिक करेंगे सामने तो ये हमें शो करे, पूछेगा हमसे कि जी आपने बैकग्राउंड कलर जो है वो कौन सा रखना है, वाइट रखना है या कोई बैकग्राउंड कलर आप इंसर्ट करना चाह रहे हैं या उसको ट्रांसपेरेंट करेंगे। ट्रांसपेरेंट करेंगे तो वो पीएनजी हमारे पास सेव होगा। अगर कोई कलर दे लेंगे वाइट या कोई बैकग्राउंड कोई और कलर दे लेंगे तो वो उसकी फिर जो फॉर्मेट है वो जेपीजी में कन्वर्ट हो जाएगी। और ये स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सबका डिफरेंस और इम्प्लीमेंटेशंस के साथ साथ बताता रहूँगा। हम इसको अभी वाइट ही यूज़ करते हैं और ओके करके न्यू फाइल क्रिएट कर देते हैं। अब ये हमारे पास कैनवस आ गया हमारे पास, यानी कैनवस के ऊपर हमारी शीट ये आ गई है जिस पे हमने काम करना है। ये हमने जो फाइल ओपन की है इसकी हमने विड्थ रखी थी 5 इंचज़ और हाइट रखी थी 5 इंचज़। ये आपको ऊपर स्केल शो हो रहा होगा जब भी आप फोटोशॉप में काम करना शुरू करें, फोटोशॉप का इंटरफेस ओपन करें तो यहाँ पे आपने हमेशा यानी वन टाइम करना है आपने। जब भी आप ओपन करेंगे इसको तो कंट्रोल आर प्रेस कर देंगे तो ये रूलर जो है आपके सामने शो हो जाएगा और कंट्रोल आर करने से ही ये गायब हो जाएगा। यानी इसको आप शो करवा लेंगे अपने सामने तो इसका बेनिफिट ये है कि आप किसी भी साइज़ में काम कर रहे होंगे अपना तो आपके सामने साइज़ इसकी विड्थ और इसकी हाइट जो है वो शो हो रही होगी, यानी काम करने में बंदे को आसानी होती है, राइट। उसके बाद ये कि जो भी हमने फाइल ओपन कर ली है उसको हमेशा आप जब देखेंगे यहाँ पे ये हमारे पास एक लेयर इसकी क्रिएट हुई है। ये जो लेयर क्रिएट हुई है ये हमारे पास इसका बैकग्राउंड है, यानी इसको बाय डिफ़ॉल्ट फोटोशॉप ने बैकग्राउंड का नाम दिया हुआ है इस लेयर को। इसके सामने आपको जो भी शो हो रहा है जो शो हो रहा है ये एक लॉक है, यानी ये लेयर अभी तक लॉक है। इस पे हम अभी काम नहीं कर सकते। इस पे काम करने के लिए सबसे पहले हमने इसको अनलॉक करना है। अनलॉक करने के लिए ये जो लॉक बना हुआ है इसके ऊपर अपने कर्सर को लाएंगे। जब ये कर्सर जो है एरो से हैंड में कन्वर्ट हो जाए तो इसको जो सिंपली क्लिक कर देंगे। क्लिक कर दिया तो वो लॉक अनलॉक हो गया। तो ये हमारे पास जो अपनी बैकग्राउंड लेयर क्रिएट हुई थी ये अभी लॉक से अनलॉक हो चुकी है। अब हम इस पे कोई भी काम कर सकते हैं। हमने इस पे जो भी काम करना है अब उसके लिए हमें कोई ना कोई यहाँ से सिलेक्शन करना पड़ेगी। अब चलते हैं हम अपने दूसरे टूल पे। हमारा दूसरा टूल है रेक्टेंगुलर मार्की टूल। ठीक है, अब रेक्टेंगुलर मार्की टूल यानी ये एक इस पे हम मैं आपको बताता हूँ। इस पे जब हम राइट क्लिक करेंगे तो ये इसकी आगे डिफरेंट शेड जो है वो हमारे पास शो होंगी। यानी ये रेक्टेंगुलर मार्की टूल में भी यूज़ कर सकते हैं, एलिप्टिकल मार्की टूल में भी यूज़ कर सकते हैं, सिंगल रो मार्की टूल में भी यूज़ कर सकते हैं, सिंगल कॉलम मार्की टूल में भी यूज़ कर सकते हैं इसको। यानी इस एक टूल में जो इसकी आगे सब कैटेगरीज हैं वो 4 हैं मज़ीद, 3 मज़ीद हैं, एक इसकी जो है मेन कैटेगरी है। तो इसको हम अभी रेक्टेंगुलर मार्की टूल इसको पहले इसको यूज़ करके देखते हैं। इसको हमने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद हमने जो भी कोई काम करना है, जो भी इम्प्लीमेंटेशन करनी है, जो भी हमने यहाँ पे एक स्क्वायर बनाना है या एक रेक्टेंगल बनानी है या कोई भी शेप हमने बनानी है तो वो इस जो हमने पहले न्यू फाइल क्रिएट करने पे लेयर क्रिएट हुई थी हमारी बाय डिफ़ॉल्ट, इस पे नहीं करनी। इसके लिए सबसे पहले आ जाना है हमने यहाँ पे, ये डस्टबिन है, ये कॉर्नर वाला जो ऑप्शन है ये यहाँ पे, यानी अभी मेरे कर्सर के नीचे जो है ये डस्टबिन है। इसके साथ वाला ये जो है ये डॉक्यूमेंट, यानी यहाँ से हम क्रिएट न्यू लेयर करेंगे। ये न्यू लेयर क्रिएट करने के लिए यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करेंगे। ये हमारे पास न्यू लेयर क्रिएट हो गई है लेयर 1 के नाम से। अब हम यहाँ पे ये रेक्टेंगल जो है ये ड्रा करेंगे। ये रेक्टेंगल ड्रा करने के लिए सिंपली इसको अपने इस लेयर की किसी भी पोजीशन पे ला के जस्ट क्लिक करेंगे और थोड़ा ड्रैग कर देंगे। ये ड्रैग कर रहे हैं तो ये साथ आपको शो हो रहा होगा इसकी विड्थ और हाइट जो है ये हमें मेंशन कर रहा है जी, इसकी विड्थ जो है
2.653 इंचज़ है और हाइट जो है 2.056 इंचज़ है। ठीक है, अब ड्रैग करके इसको जो हमने क्लिक किया उसको ड्रॉप कर देंगे, छोड़ देंगे, तो ये हमारे पास वो शेप जो है वो ड्रॉ हो चुकी है। अब जो शेप ड्रॉ हो चुकी है इसमें हमने कलर्स फिल करने हैं। इसमें कलर्स हम कोई भी फिल कर सकते हैं। अब कलर्स फिल करने के लिए हम किस जगह जाएंगे? अब कलर्स का हमारे पास कौन सा टूल है? कलर्स का हमारे पास यहाँ पे टूल है जी, ये पेंट बकेट टूल। ये पेंट बकेट टूल पे आएंगे, हम यहाँ से कोई भी कलर जो है वो सिलेक्ट करेंगे और इसमें जाके ड्रॉप कर देंगे। जस्ट क्लिक करेंगे और वो वहाँ पे कलर फिल हो जाएगा। अब कलर हमने कहाँ से सिलेक्ट करनी है? ये नीचे आपको बॉक्सेस दो नज़र आ रहे होंगे। ये ऊपर वाला जो बॉक्स है इसको बोलते हैं फोरग्राउंड कलर और जो नीचे वाला बॉक्स है उसको बोलते हैं बैकग्राउंड कलर। अब इसमें फोरग्राउंड कलर में हमारे पास वाइट शो हो रहा है और बैकग्राउंड कलर में हमारे पास रेड शो हो रहा है। अब इन कलर्स को हमने किस तरह चेंज करना है? इन कलर्स को चेंज करने के लिए हम सिंपली किसी भी एक को सिलेक्ट करेंगे। अगर फोरग्राउंड कलर हमने चेंज करना है तो फोरग्राउंड को सिलेक्ट करेंगे, अगर बैकग्राउंड को चेंज करना है तो बैकग्राउंड को सिलेक्ट करेंगे। मैं पहले आपके सामने फोरग्राउंड कलर को सिलेक्ट करता हूँ। ये इसके ऊपर जस्ट मैंने क्लिक किया तो ये मेरे पास कलर, इसका जो शेड टोन है वो पेज है वो ओपन हो गया। यहाँ से हम कोई भी कलर जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। इस एरो को मूव करवा के हम किसी भी कलर में जा सकते हैं। ये देखिए, किसी भी कलर में जा सकते हैं। यानी फॉर एग्जांपल मैं अभी ये स्काई ब्लू के शेड में आ गया हूँ, यानी स्काई ब्लू के शेड में आ चुका हूँ। ये स्काई ब्लू के सभी शेड्स इस बॉक्स में मुझे शो हो रहे हैं। और यहाँ पे ऊपर कॉर्नर में आपको ये नज़र आ रहा होगा एक सर्कल है। इस सर्कल को मैं यहाँ से मूव करवा के जहाँ पे भी ड्रॉप करवाऊँगा वो कलर मेरे पास सिलेक्ट हो जाएगा। यानी मैं ये स्काई ब्लू लाइट कलर जो है इसको सिलेक्ट करता हूँ, ओके करूँगा तो आप देखेंगे यहाँ पे फोरग्राउंड में मेरे पास कलर चेंज हो जाएगा, वाइट से स्काई ब्लू हो जाएगा। ये देखिए, ये स्काई ब्लू चेंज हो गया कलर। अब मैं पेंट बकेट को सिलेक्ट करता हूँ, इसको ला के मैं इधर ड्रॉप कर दिया। जस्ट क्लिक करना है, ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं करना, जस्ट क्लिक करना है। इसी तरह आप देख रहे होंगे कि इसको मैं अगर इसकी जो बाउंड्रीज शो हो रही हैं इनको मैं ख़त्म करना चाह रहा हूँ तो सिंपली यहाँ पे कंट्रोल डी करेंगे, जिससे ये डी सिलेक्ट हो जाएगा। तो ये मेरे पास एक शेप आ गई है। अब ये कलर ड्रॉ करने के बाद इसको मैं सिंपली दोबारा अपने मूव टूल पे चला जाऊँगा जो हमारे पास एरो है, और मैं यहाँ से इस अपनी शेप को, इस लेयर को किसी भी डायरेक्शन में मूव करवा सकता हूँ। देखिए, इसको मैं ऊपर भी लेके जा सकता हूँ, नीचे भी लेके आ सकता हूँ, लेफ्ट एंड राइट किसी भी साइड पे मैं इसको मूव करवा सकता हूँ। ये हमारा काम करेगा, हमारा मूव टूल किस पे काम करेगा? सिर्फ एक लेयर पे जिसको मैंने सिलेक्ट किया हुआ है। अब जो हमारे पास बैकग्राउंड लेयर थी, जो बाय डिफ़ॉल्ट फोटोशॉप ने न्यू पेज क्रिएट करते हुए अपनी क्रिएट की थी, अगर मैं उस लेयर पे आ जाऊँ, उस लेयर पे काम करना चाहूँ तो मैं उस लेयर को सिलेक्ट कर लूँगा। अब देखिए, उस लेयर पे मैंने क्लिक किया है तो ये जो उस लेयर का पूरा सरफेस है ये ब्लू हो गया है। अगर मैं लेयर जो हमने क्रिएट की थी लेयर 1, उस पर काम करना चाहूँगा तो उस पर क्लिक करूँगा तो वो लेयर 1 उसने सिलेक्ट कर ली है जो हमने खुद क्रिएट की थी। अब हम इस पे काम करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं जो बैकग्राउंड लेयर थी जो बाय डिफ़ॉल्ट फोटोशॉप ने क्रिएट की थी उस पर हम किस तरह काम करेंगे। तो ये देखें, उसको सिलेक्ट किया मैंने, सिंपली यहाँ से मूव टूल ही सिलेक्टेड है ऑलरेडी। अब बैकग्राउंड लेयर जो है उसको मैं पकड़ के यहाँ से मूव करवाऊंगा तो ये देखिए जो उसका बैकग्राउंड कलर था वाइट, अब वो भी मूव कर रहा है। और जो हमने खुद लेयर क्रिएट की थी वहाँ पे मैं दोबारा उसको सिलेक्ट करता हूँ और इस लेयर को ख़त्म करके यानी डिलीट करके मैं एक न्यू लेयर क्रिएट करके आपको ये टूल, ये जो दूसरा हमारे पास रेक्टेंगुलर मार्की टूल था, इसको चेंज करना हम देखते हैं कि चेंज करके हम किस तरह इसकी जो दूसरी सब कैटेगरी थी उस पर हम किस तरह एलिप्टिकल पे किस तरह काम करेंगे। तो इसको, ये जो हमने दूसरी लेयर खुद क्रिएट की थी, इसको डिलीट करने के लिए हम क्या करेंगे? इसके दो तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि इसी लेयर को सिलेक्ट किए हुए हम इस पर राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद ये हमारे पास ऑप्शन है डिलीट लेयर्स की, यहाँ से लेयर को डिलीट कर सकते हैं, यस कर दें, लेयर डिलीट हो जाएगी। ठीक है। और दूसरा हमारे पास ऑप्शन है कि इस लेयर को लेफ्ट क्लिक करते हुए ड्रैग करके नीचे ये डस्टबिन तक ले आएँ, इस डस्टबिन पे आके ड्रॉप कर दें तो ये लेयर डिलीट हो गई है। ऑलराइट, यहाँ तक तो उम्मीद है कि सब कुछ आप समझ चुके होंगे। अब यहाँ पे हम एक नई लेयर क्रिएट करते हैं। ये लें जी, ये डस्टबिन के बिल्कुल साथ वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल ये है क्रिएट अ न्यू लेयर का, इस पर हमने क्लिक किया
और दोबारा हम आ जाते हैं अपने ये रेक्टेंगुलर मार्कर टूल पे, इस पर राइट क्लिक करते हैं और जो दूसरा एलिप्टिकल मार्कर टूल है इसको सिलेक्ट करते हैं। एलिप्टिकल मार्कर टूल यानी पहले हमने एक रेक्टेंगल या ट्राइंगल शेप जो थी वो सिलेक्ट की थी, अब हम लेंगे एक स्क्वायर शेप, सॉरी सर्कुलर शेप। ये देखिए यहाँ पे हम एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, एक एलिप्टिकल शेप बना सकते हैं, ओवल बना सकते हैं, यानी इसको किसी भी शेप में हम लेके जा सकते हैं, ठीक है। जिस भी शेप में लेके जाएंगे इसकी आगे मेजरमेंट्स जो है वो शो कर रहा होगा कि इसकी विड्थ जो है 3.083 इंचज़ है और हाइट जो है वो 1.486 इंचज़ है, ठीक है। बिल्कुल उसी तरह इसमें भी हम यहाँ से पेंट बकेट से कलर एक सिलेक्ट करके ड्रॉ करेंगे। ये पेंट बकेट हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं, इसी लेयर में रहते हुए यहाँ पे हम ड्रॉप करेंगे उसको, तो ये हमारे पास वो जो सर्कल हमने ड्रॉ किया था वो फिल हो गया है स्काई ब्लू कलर से। अब इसकी जो बाउंड्री है, जो बॉर्डर है, जो डॉटेड लाइन शो हो रही है उसको हम कंट्रोल डी करके डीसिलेक्ट कर देंगे, तो ये लेयर हमारे पास बिल्कुल सही तरह जो है वो शो हो गई है। अब मैं इसी लेयर को दोबारा डिलीट करते हुए आपको बताता हूँ कि अगर हमने कोई एक सर्कल शेप, एग्जैक्ट सर्कल शेप जो है वो ड्रॉ करनी है जिसकी विड्थ और हाइट जो है बिल्कुल सेम हो, तो हम इसी अपने टूल को सिलेक्ट करेंगे और इसको यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करने के लिए शिफ्ट प्रेस करेंगे और यहाँ पे बिल्कुल इसको ड्रॉ कर देंगे। अब आप इसके सामने इसकी विड्थ एंड हाइट देखिए, ये बिल्कुल सेम है, यानी 2.833 इंचज़ विड्थ है और 2.833 इंचज़ इसकी हाइट है। यानी ये टेक्निक है या ये इसकी ट्रिक है बिल्कुल एग्जैक्ट जो है वो सर्कल ड्रा करने के लिए। अब इसको यहाँ पे ड्रॉप करेंगे और दोबारा हम इसमें पेंट बकेट की मदद से कलर फिल कर देंगे, तो ये आपके सामने कलर फिल हो गया और बिल्कुल ये एक सर्कल शेप बन गया। फिर से मैं इसको कंट्रोल डी करके डी सिलेक्ट कर देता हूँ और ये सर्कल को विदाउट एनी बॉर्डर यानी एग्जैक्ट शेप में आपके सामने शो हो गया है। तो आपने एक चीज़ यहाँ पे नोटिस नहीं की जो कि मैंने जानबूझ के की है, वो ये कि सिर्फ और सिर्फ ये आपको समझाने के लिए मैंने ऐसा किया कि ये जो मैंने दूसरी बार एलिप्टिकल मार्कर टूल यूज़ करके एग्जैक्ट सर्कल वाली शेप ड्रॉ की है, इसके लिए मैंने न्यू लेयर क्रिएट नहीं थी की। यानी ये जो हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट बैकग्राउंड लेयर यूज़ हुई थी, क्रिएट हुई थी, ये मैंने उसी के ऊपर काम किया है। अब उस पे काम किया है तो अब क्या होगा, मुझे इसका डिसएडवांटेज क्या है, और अगर मैं न्यू लेयर क्रिएट कर लेता तो मुझे उसका क्या एडवांटेज था। अब वो एडवांटेज ये था, उसका पहले मैं डिसएडवांटेज बताता हूँ, उसके बाद एडवांटेज बताऊंगा। मूव टूल मेरे पास सिलेक्टेड है, मूव टूल मेरे पास सिलेक्टेड है, मैं यहाँ पे आके अपने कैनवस पे आके मूव टूल से अगर इसको मूव करवाऊँ तो ये जो मैंने न्यू लेयर क्रिएट की थी वो भी मूव कर रही है और जो बैकग्राउंड लेयर बाय डिफ़ॉल्ट क्रिएट हुई थी ये वो भी मूव कर रही है। यानी बैकग्राउंड लेयर पे ही मैंने काम कर दिया है, यानी दो लेयर्स मर्ज हो गई हैं, तो ये दोनों इकट्ठा काम कर रही हैं। तो इसका एडवांटेज ये है कि अगर मैं न्यू लेयर क्रिएट कर लेता तो उसने सिर्फ न्यू लेयर ने ही मूव करना था, बैकग्राउंड लेयर ने साथ मूव नहीं था करना। और अगर मैंने ये दोनों काम एक ही यानी बैकग्राउंड लेयर पे कर दिए हैं तो इससे ये दोनों चीज़ें मूव कर रही हैं। तो दोस्तों यहाँ से मैं इसको अगर बैक लेके जाना चाहूँ, अंडू करना चाहूँ, तो इसके लिए मेरे पास क्या क्या ऑप्शंस होंगे। मेरे पास इसका जो मेन ऑप्शन है वो है कंट्रोल जी, ठीक है, ये मैं वन टाइम बैक आया हूँ, वन टाइम ये अंडू हुआ है। और अगर मैं मल्टीपल टाइम्स बैक आना चाह रहा हूँ, मल्टीपल टाइम्स अपना बैक स्टेप लेना चाह रहा हूँ, मल्टीपल टाइम्स मैं इसको अंडू करना चाह रहा हूँ, तो कंट्रोल के साथ साथ आल्ट को भी प्रेस करें और फिर जेड प्रेस करें। ये देखिए, ये मैं इसको मुसलसल प्रेस करते जा रहा हूँ और ये आपके सामने उसकी जो पोजीशन है वो चेंज हो रही है। यानी पहले कलर ख़त्म हुआ जो मैंने कलर फिल किया था, फिर उसकी जो बाउंड्री थी, जो बॉर्डर था वो ख़त्म हुआ। अब ये मेरे पास सिर्फ और सिर्फ बैकग्राउंड लेयर आ गई है जो बाय डिफ़ॉल्ट क्रिएट हुई थी। अब यहाँ से मैं दोबारा जो है वो एक न्यू लेयर क्रिएट करता हूँ। न्यू लेयर क्रिएट करने के बाद यहाँ पे मैं एक सर्कल ड्रा करता हूँ, ठीक है। इसमें मैं पेंट बकेट की मदद से
स्काई ब्लू कलर ही फिल करता हूँ। दोबारा इसको डिसेलेक्ट कर देता हूँ और डिसेलेक्ट करने के बाद मैं एक और यहाँ पे न्यू लेयर क्रिएट करता हूँ और उसको मैं रेक्टेंगुलर मार्की टूल की शेप दे देता हूँ, यानी एक रेक्टेंगल की शेप दे देता हूँ। अब ये जो मैंने रेक्टेंगल की शेप दी है इसमें मैं रेड कलर जो है ये फिल करवाता हूँ। रेड कलर मैंने इसमें फिल करवाया और इसको मैं भी डिसेलेक्ट कर देता हूँ। इसको डिसेलेक्ट करने के बाद मैं अब दोबारा आ जाता हूँ मूव टूल पे। अब मूव टूल पे आप देखिएगा जो लेयर 2 है, यानी जो बिल्कुल लेटेस्ट लेयर हमने क्रिएट की है, उसको मैं मूव करवाता हूँ तो सिर्फ ये अकेली मूव करेगी। लेयर 1 जो है इस पे सिलेक्ट करने के बाद इसको मूव करवाता हूँ तो ये अकेली मूव करेगी। और बैकग्राउंड पे क्लिक करने के बाद इसको सिलेक्ट करने के बाद मैं इसको मूव करवाता हूँ तो सिर्फ बैकग्राउंड लेयर ही मूव करेगी। यानी जिस लेयर को मैं सिलेक्ट करूँगा सिर्फ वही फंक्शनैलिटी परफॉर्म करेगी और कोई भी लेयर जो है वो इसमें इंटरफेयर नहीं करेगी। तो दोस्तों अभी तक हमने अपने दूसरा टूल यानी रेक्टेंगुलर मार्की टूल की सिर्फ 2 सब कैटेगरीज देखी हैं, रेक्टेंगुलर मार्की टूल और एलिप्टिकल मार्की टूल। इसमें मज़ीद 2 सब कैटेगरीज जो हैं सिंगल रो मार्की टूल और सिंगल कॉलम मार्की टूल ये भी बाकी हैं। आपने देखा है कि हमने इन 2 सब कैटेगरीज में इसकी कितनी ज़्यादा फंक्शनैलिटीज़ हैं। इसकी ये जो फंक्शंस हमने परफॉर्म कर ली हैं, जो इम्प्लीमेंटेशंस कर ली हैं, ये सब कुछ सेम अगले 2 जो इसकी सब कैटेगरीज हैं उनमें भी होनी है और वो भी इंशाल्लाह हम परफॉर्म करेंगे। सेशन काफ़ी लेंथी होता जा रहा है तो इसलिए मैंने बेहतर यही समझा है कि जो 2 नेक्स्ट सब कैटेगरीज रह गई हैं उनको हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे और उसके साथ साथ इसमें मज़ीद जो है इसकी मज़ीद प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ हैं। यानी मैं अपनी पहली सिलेक्टेड लेयर पे क्लिक करके इस पे मैं राइट क्लिक करता हूँ, इस पे राइट क्लिक करता हूँ तो ये सामने आपके ब्लेंडिंग ऑप्शंस शो हो रहा है। कॉपी CSS, डुप्लीकेट लेयर, ग्रुप फ्रॉम लेयर्स या क्विक एक्सपोर्ट एज PNG, एक्सपोर्ट एज, यानी ये डिफरेंट इसमें ऑप्शंस हैं। आगे इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ हैं। आपने नीचे देखें मर्ज डाउन, मर्ज विजिबल, फ्लैटन इमेज, क्रिएट क्लिपिंग मास्क, ये सब कुछ इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं और इंटरनल प्रॉपर्टीज़ हैं। इन सब में से एक एक पे हमने परफॉर्मेंस करनी है, इन सब में से एक एक पे इम्प्लीमेंटेशंस करनी है तो फिर जाके हमें इस एक एक टूल की एक एक सब कैटेगरी के बारे में समझ आ जाएगी। ठीक है, तो ये सेशन काफ़ी लेंथी होता जा रहा है तो इंशाल्लाह जो बाकी रह गया इस टूल में से 2 कैटेगरी सब कैटेगरीज रह गई हैं वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। तो इसके साथ साथ हम नेक्स्ट सेशन में अपना ये ऊपर हमारे जो टूल्स की प्रॉपर्टीज़ शो हो रही थी, यानी ये हमारे पास अभी मूव टूल की प्रॉपर्टीज़ शो हो रही हैं, इसके बाद ये जो रेक्टेंगुलर मार्की टूल है इसकी प्रॉपर्टीज़ शो हो गई हैं अब। ठीक है, यानी प्रॉपर्टीज़ जिस टूल पे सिलेक्ट करेंगे उस टूल की प्रॉपर्टीज़ शो हो रही होंगी। ठीक है, ये नहीं कि एक टूल पे हैं तो हमें सब में वही शो हो, हर किसी में अलग अलग शो होंगी। तो जिस जिस टूल की प्रॉपर्टीज़ शो होंगी उस पे हमने परफॉर्म करना है, उसकी सब प्रॉपर्टीज़ को हमने यूज़ करना है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में मैं आपको ये प्रॉपर्टीज़ भी यूज़ करने के बारे में बताऊंगा और जो ब्लेंडिंग ऑप्शंस में जाके हमने कुछ इम्प्लीमेंटेशंस करनी है वो भी बताऊंगा। नेक्स्ट सेशन तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे और ये सारी वीडियोज़ एक यूट्यूब की प्लेलिस्ट में शो होंगी। बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।